नमस्कार बच्चों, हम लोग क्लास 11 का सेट पढ़ रहे हैं और आज हमारा सेट का सेकंड लेक्चर है, दूसरा क्लास है सेट का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, समान और समतुल्य समुच्चय, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, है ना। और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का। तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। मेरा नाम अमित है और चैनल है एमएमसी मतलब मास्टरिंग मैथ्स क्लास। तो बच्चों इससे पहले कि मैथ्स के मौज में खो जाओ, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी 11th क्लास की पढ़ाई होने वाली है। आप पूरा का पूरा 11th क्लास इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं आराम से, फ्री में, बिना कॉस्ट। तो बच्चों फटाफट चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बच्चों। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला है हमारा रिक्त समुच्चय। समुच्चयों के विभिन्न प्रकार में, टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेट्स में पहला है हमारा रिक्त समुच्चय। देखो रिक्त समुच्चय को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं और या वॉइड सेट बोलते हैं। सबका एक ही मीनिंग है, या तो तुम रिक्त समुच्चय बोल दो, इंग्लिश में उसको नल सेट बोल दो, एम्प्टी सेट बोल दो, वॉइड सेट बोल दो, सब क्या है तुम्हारा एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। मतलब एक समुच्चय है उसमें एक भी अवयव नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी अवयव नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खाली है। जब एक भी एलिमेंट ही नहीं है तो क्या है, खाली है। और खाली को ही तो क्या बोला जाता है, रिक्त बोला जाता है। रिक्त का मतलब यही होता है कि जब उसमें एक भी एलिमेंट ना आए, एक भी अवयव ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। संकेत में एम्प्टी सेट को, ये देखो ये बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है कि एम्प्टी सेट को फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई। ये फाई है हमारा, फाई से या खाली करली ब्रैकेट लगा दो, करली ब्रैकेट इसमें कुछ भी एलिमेंट मत डालो, तो इससे सूचित किया जाता है किसको, एम्प्टी सेट को, रिक्त समुच्चय को इससे सूचित किया जाता है, ठीक है। तो जब भी एम्प्टी सेट होगा तो हम लोग उसको क्या चीज से सूचित करेंगे, या तो फाई लिख दो या खाली करली ब्रैकेट डाल दो, इसमें कोई भी एलिमेंट मत लिखना, खाली करली ब्रैकेट, दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद कर दो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। अगर उदाहरण के लिए रिक्त समुच्चय देखना चाहो तो देखो वर्ष के महीनों को महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय जिसमें 40 दिन होते हो या होता है, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय जिसमें 40 दिन होता है। क्या कोई भी महीना है, 12 महीना होता है, 12 महीना में से कोई भी महीना है जिसमें 40 दिन होता है, तो एक भी महीना नहीं मिलेगा हमको। तो ये क्या है तुम्हारा, वर्ष के महीनों का समुच्चय जिसमें 40 दिन होता हो, एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो ये क्या है तुम्हारा रिक्त समुच्चय हो गया, है कि नहीं। अगला देखो, तुम्हारे कक्षा में लड़कों का समुच्चय, कक्षा के लड़कों का समुच्चय जिसकी लंबाई 5 मीटर हो, है ना। तो कक्षा तुम्हारे क्लास में लड़का का समुच्चय बनाओ जिसका लंबाई 5 मीटर हो, तो 5 मीटर समझ रहे हो कितना लंबा हो गया जी। हाँ, 5 फीट का आदमी होता है, 6 फीट का आदमी होता है, खूब ज्यादा हो गया 6.5 फीट, है ना। अब अभिषेक बच्चन टाइप का आदमी हो गया, खली टाइप का आदमी हो गया, तो 7 फीट हो गया, 7 फीट 2 इंच 3 इंच, है ना। उससे ज्यादा सुने हो, यहाँ बोल रहा है 5 मीटर। 5 मीटर का कहीं आदमी होता है, तो 5 मीटर का कहीं आदमी नहीं होगा, है ना। तो तुम्हारे कक्षा के लड़कों का समुच्चय जिसकी लंबाई क्या हो, 5 मीटर हो, इसमें भी एक को आदमी नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक है। फिर देखो एक एग्जांपल क्या लिखे, तुम्हारे गांव की लड़कियों का समुच्चय जिसका वजन 500 किलो। 500 किलो की लड़की होगी तुम्हारे गांव में, हाँ संभव है। तो 500 किलो का कहां से आदमी आएगा, आदमी ही नहीं आएगा, लड़की कहां से आएगी 500 किलो की, है ना। तो 5 क्विंटल का कौन आदमी होगा, तो एक भी आदमी नहीं मिलने वाला है। जब एक भी आदमी नहीं मिलेगा तो ये कैसा समुच्चय हो गया जी, ये रिक्त समुच्चय हो गया। समझ में आया रिक्त समुच्चय क्या होता है, मतलब एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। या इसी को एम्प्टी सेट बोल दो, इसी को वॉइड सेट बोल दो, उसी को क्या बोल दो, नल सेट बोल दो। और इसको जो डिनोट करते हैं वो ये फाई से, या ये देखो दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा दो, करली ब्रैकेट दोनों तरफ से, है ना, मंझला कोष्टक लगा दो, बीच में कुछ मत लिखो, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, रिक्त समुच्चय को सूचित करते हैं। समझ में आया बात, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लो, ठीक है। देखो दूसरा एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, है ना। जैसा नाम है एकल, एकल में मतलब क्या होता है, अकेले अकेले नहीं, एकल। सिंगलटन सेट, है ना, एकल समुच्चय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगल नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, है ना। मतलब समुच्चय जिसमें केवल का एक ही अवयव हो, समुच्चय जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक अवयव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना अवयव हो, एक अवयव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ उसका उदाहरण,
सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, अपने को पता है अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर है ना, इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो खुद से भागा खाए या एक से भागा खाए, ठीक है, एक से बड़ी होनी चाहिए, एक नहीं होती है अभाज्य संख्या। तो ऐसा सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो देखोगे ये बहुत ही खास बात है कि दुनिया में एक ही सम अभाज्य संख्या होता है, दो, है ना, दो जो है वो सम संख्या और अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं सब विषम होती है, जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 23, 29, 31। तो ये सब क्या है? तुम्हारा विषम अभाज्य संख्या। जितना भी अभाज्य संख्या ढूंढ लो सब विषम होगा। दुनिया का इकलौता अभाज्य संख्या होता है जो कि सम होता है, वो होता है 2। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इसमें कितना अवयव आया? एक अवयव आया, इसीलिए ये क्या हो गया तुम्हारा? एकल समुच्चय हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। दूसरा देखो, लादेन के पिता का समुच्चय, है ना, लादेन समझ लो कौन है लादेन, उसके पिता का समुच्चय। लादेन को कितना पिता होगा बताओ, है ना, समझ में आ गया? एक ही को पिता होगा, एक ही को, एक से ज्यादा पिता तो हो ही नहीं सकता है, तो एक ही को पिता होगा। तो इसीलिए लादेन का पिता का समुच्चय भी क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया ना, एकल समुच्चय हो गया, क्योंकि एक को पिता होगा। अगला देखो, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रहों का समुच्चय। तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है जी? है ना, बहुत सारा तो मैन मेड जो आदमी लोग बनाया उपग्रह तो बहुत सारा है, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह कौन है पृथ्वी का? सिर्फ इकलौता चंद्रमा, है ना। इसीलिए ये भी पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रहों का समुच्चय, ये भी कैसा समुच्चय हो गया हमारा? एकल समुच्चय हो गया। समझ में आ गया एकल समुच्चय क्या होता है? जिस समुच्चय में सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय बोलते हैं। समझ में आ गया? तो जल्दी से इसको आप लोग अब नोट कर लो। देखो तीसरा, युग्म समुच्चय। जैसा नाम है युग्म समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर सेट। तो युग्म समुच्चय, युग्म जैसा नाम है, पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना, जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ा, जोड़ा में कै गो होता है? जोड़ा में 2 होता है। एक जोड़ा में कितना होता है जी? 2। उसी तरह युग्म समुच्चय, पेयर सेट, जिन समुच्चय में 2 सदस्य हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। जिस समुच्चय में कितने सदस्य हो? 2 सदस्य हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्म समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, x बराबर x सच दैट x² - 3x + 2 = 0। इसको हल करेंगे, जैसे ही इसको हल करेंगे तो देखो हल करने से क्या आएगा? यहाँ पर क्या है तुम्हारा? x² - 3x + 2 = 0, ठीक है। गुणनखंड कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा? x² - 2x - x + 2 = 0, है ना। गुणनखंड किए थे ना, है ना, खूब किए थे 9वीं क्लास में। तो x² - 2x - x, ये देखो बीच वाले को तोड़ दिए, ऐसा तोड़े कि दोनों का गुना देखो, 2 और x², तो 2x² हुआ, बीच वाले को तोड़े -3x को, -2x - x जोड़ेंगे तो -3x का गुना करने पे माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 2 x गुना x²। अब देखो, अब इससे क्या होगा? ऐसे आ गया तो हम लोग इसको आराम से क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं। तो x कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो x कॉमन निकाल ले तो क्या बच रहा है? x - 2, तो यहाँ पे बचा x - 2। अब -1 कॉमन निकाल ले तो यहाँ क्या बचा? x - 2 = 0 आ गया। तो ये देखो x है, x - 2 निकल गया कॉमन, तो x - 1 बचा बराबर 0। तो यहाँ से देखो x का 2 मान आ गया। क्या क्या x का मान आ गया? देखो यहाँ से x का मान एक तो आ गया 1 और एक तो आ गया 2। तो देखो, तो इस a का, इसका मतलब a में कितने अवयव आ गए? a में 2 अवयव आ गए, 1 और 2। तो ये इसमें क्योंकि 2 अवयव आ गया तो ये कैसा समुच्चय हो गया जी? ये युग्म समुच्चय हो गया, है ना। तो युग्म समुच्चय में कितना अवयव होता है? 2 अवयव। दूसरा देखो क्या लिए? सोहन के माता पिता का समुच्चय। सोहन का माता पिता, तो माता पिता तो 2 ही हो सकता है, एक माता एक पिता। तो सोहन के माता पिता का समुच्चय, ये कैसा समुच्चय? युग्म समुच्चय। समझ में आ गया? तो युग्म समुच्चय क्या होता है? जिसमें केवल और केवल 2 अवयव हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्म समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में? तो चलो इसको अब सब लोग लिख लो, ठीक है। तो देखो, अब एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमको बताना है कि इसमें से कौन से रिक्त समुच्चय है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले ये सोच लेंगे कि इसमें कितने अवयव हैं। अगर ये अवयव मिल गया तब रिक्त समुच्चय नहीं होगा, और अवयव नहीं मिला तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। जैसे पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। अच्छा एक बात बताओ, विषम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, जो 2 से भाज्य ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। ये क्या कह रहा है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। विषम बोला और साथ में बोल दिया 2 से भाज्य। जब विषम है तो 2 से भाग कैसे लगेगा? 2 से भाग लग ही नहीं सकता है। परिभाषा ही है, क्या परिभाषा है? कि 2 से
जो विभाजित ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या, जिस विषम प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से भाग लगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इसमें एक भी अवयव मिलेगा, एक भी विषम संख्या मिलेगा। विषम संख्या क्या हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, इसमें 2 से भाग लगेगा किसी में 2 से भाग नहीं लगेगा, है ना। तो ये कैसा समुच्चय हो गया, तो ये एक रिक्त समुच्चय हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, यह एक रिक्त समुच्चय, यह एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है, यह एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। ये कैसा समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। आया समझ में। चलो अगला, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्या अभी बात कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे ना बात, समअभाज्य संख्या क्या होता है। समअभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या के साथ ऐसा अभाज्य संख्या जिसमें 2 से भाग लगे, ऐसा अभाज्य संख्या जिसमें क्या हो, 2 से भाग लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसा अभाज्य संख्या जिसमें 2 से भाग लगे तो इकलौता होता है, ठीक है। तो समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, 2 हो जाता है। इसमें तो एक अवयव मिल गया, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो चलो यहाँ पर तुम लोग लिखो, तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, समअभाज्य संख्याओं के समुच्चय में एक अवयव होते हैं, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। समअभाज्य संख्या के समुच्चय में एक अवयव होते हैं, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है, लिख लोगे। चलो तीसरा देखो, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x 5 से छोटी और साथ ही साथ x 7 से बड़ी। अच्छा, प्राकृतिक संख्या बोला, x क्या है तुम्हारा, x समुच्चय में x है, और x के बारे में क्या बोला, प्राकृतिक संख्या। तो मेरे दिमाग में फटाक से प्राकृतिक संख्या क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब प्राकृतिक संख्या आ गया। अब कंडीशन क्या लगाया, कंडीशन लगाया कि x 5 से छोटा हो और साथ साथ x 7 से बड़ा हो। तो अगर x 5 से छोटा होगा तो कभी 7 से बड़ा नहीं हो पाएगा, और अगर 7 से बड़ा होगा तो कभी 5 से छोटा नहीं हो पाएगा। एक ही साथ कोई दुनिया में ऐसा नंबर हो सकता है क्या, जो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। या तो 5 से छोटा होगा या तो 7 से बड़ा होगा। 5 से छोटा भी और 7 से बड़ा भी, ऐसा नंबर नहीं होता है। तो यह भी क्या है तुम्हारा, एक रिक्त समुच्चय। तो लिख दो कि यह क्या है, एक रिक्त समुच्चय, क्योंकि संख्या अगर 5 से छोटी होगी तो कभी 7 से बड़ी नहीं होगी, 7 से बड़ी होगी तो कभी 5 से छोटी नहीं होगी, ठीक है। चलो आखिरी वाला देखो, 4 नंबर, y सच दैट, y क्या है, y किन्हीं भी 2 समानांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखो क्या क्या बोला, 2 समानांतर रेखा है। तो समानांतर रेखा कैसे होता है, ऐसे खींचा जाता है, एक समानांतर रेखा, दोनों के बीच का क्या नियम है कि इस दोनों का हमेशा जो दूरी है, ये दूरी जो हमेशा है वो बराबर होगी। तो ये कभी दूरी जो बराबर होगी, एकदम ट्रेन के पटरी की तरह, समानांतर रेखा है ना। तो 2 ट्रेन का पटरी जो है वो कभी मिल सकता है आपस में क्या, तो वही बोलता है कि उभयनिष्ठ बिंदु, तो कभी मिल ही नहीं सकता है, 2 ट्रेन का पटरी कभी नहीं मिल सकता है। वही हो गया यहाँ पर, अगर 2 समानांतर रेखा है तो वो दोनों कभी मिल ही नहीं सकती है। जब मिल ही नहीं सकती तो कॉमन पॉइंट कहां से आएगा, तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। आया समझ में बच्चों, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, ये सबसे चौथा नंबर, यह एक क्या है तुम्हारा, रिक्त समुच्चय है, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में। तो चलो इसमें तुम लोग को लिख लेना है, लिख लोगे ना, बहुत आसान है, तुम लोग लिख लेना इसको, ठीक है, समझा दिए, लिख लोगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लो तुम लोग। अब देखो, अब है क्या हमारा, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे परिमित समुच्चय है ना, क्या होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिना जा सके उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। कोई समुच्चय, उसमें अवयवों की संख्या गिन लो, अगर तुम गिन सकते हो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। ध्यान रखना, गिना जा सके मतलब गिनना मुश्किल हो तो ऐसा नहीं कि वो फाइनाइट सेट नहीं होगा। जैसे कि बोल दिया कि तुम्हारे गांव में एक पीपल का पेड़ है, उसमें पत्तों की संख्या, तो ऐसा मत बोल देना वो इनफाइनाइट सेट है। पत्तों की संख्या गिना जा सकता है, मुश्किल है, लेकिन हाँ सब पत्ता को तोड़ लिए और तोड़ के ले जाके क्या किया, वो रूम में बैठ के क्या करके गिन लिए, है ना, तो गिना जा सकता है, तो वो फाइनाइट सेट है। मतलब कहने का क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिना जा सके, भले वो बहुत मुश्किल हो लेकिन हाँ गिन सकते हैं, मुश्किल है लेकिन गिन सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट है। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या गिना ना जा सके, जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या गिना ना जा सके उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, है ना। कुछ ऐसा सेट है जिसको गिन ही नहीं पाओगे, तो जब गिन नहीं पाओगे तुम कितना भी कोशिश करोगे तो भी नहीं गिन पाओगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। जैसे कहेगा कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्या गिन पाओगे, गिनते गिनते पूरा जिंदगी बीत जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है तुम्हारा इनफाइनाइट सेट हो गया। तो देखो, तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या लिए, a बराबर 2 4 6 8 10 5 एलिमेंट है, गिन लिए, तो
तो ये फाइनाइट सेट हो गया तुम्हारा, ये फाइनाइट सेट हो गया तुम्हारा। यहाँ पे देखो b बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 1000 है ना, तो बीच में तो खाली रह गया, लेकिन हमको पता है कि 1 से लेके 1000 तक की संख्या, तो इसको भी हम लोग गिन सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। देखो फिर क्या, अपरिमित समुच्चय में, जैसे देखो यहाँ पे इसमें तो गिन नहीं सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट छोड़ दिया, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, जब कभी खत्म नहीं होगा तो क्या हो गया तुम्हारा, इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, तुम एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कितना ही संख्या होगी। इसमें बता सकते थे कितना संख्या है, 5 संख्या, इसमें बता सकते थे कितना संख्या है, 1000 संख्या, लेकिन इसमें हम नहीं बता पाएंगे कितना संख्या है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी देखो क्या, 2 4 6 8 10, इसमें भी हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कितनी संख्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। समझ में आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है? तो चलो इसको उतार लो तुम लोग सब जल्दी से। अब आगे देखो, परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या, जो फाइनाइट सेट होता है उसमें अवयवों की संख्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या को बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, है ना। फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर मतलब अवयवों की संख्या, तो परिमित समुच्चय होगा तभी उसमें हम गिनती गिन पाएंगे, तो इसीलिए ना परिमित समुच्चय के ही अवयवों का संख्या कार्डिनल नंबर जो है वो हमेशा फाइनाइट सेट का ही निकाला जा सकता है, ठीक है। जो इनफाइनाइट सेट होगा तो उसका अवयव तो गिन ही नहीं पाएंगे, तो नहीं गिन पाएंगे तो उसका अवयव निकाल भी नहीं पाएंगे। तो क्या कहता है, किसी परिमित समुच्चय ए के अवयवों की संख्या समुच्चय ए का कार्डिनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो कोई एक समुच्चय उसमें जितने भी अवयव हैं वो उसका कार्डिनल नंबर हो जाता है, ठीक है, वो उसका क्या हो जाता है, कार्डिनल नंबर हो जाता है। जैसे अब एग्जांपल देखो, और इसे Na द्वारा सूचित किया जाता है, अगर ए का हमको कार्डिनल नंबर को सूचित करना है तो Na से सूचित करेंगे, ठीक है। अगर बी रहता तो Nb से सूचित कर देते, तो इसे Na से सूचित करते हैं। जैसे ए में क्या है, A, E, I, O, U, तो क्या वो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Na बराबर 5, क्योंकि ए में अवयवों की संख्या 5 है, तो Na कितना आ गया हमारा, 5 हो गया। उसी प्रकार बी देखो, तो बी में कितना अवयव है, 3 अवयव है, तो Nb बराबर कितना आ जाएगा, 3। आ गया समझ में? तो ये क्या था हमारा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, मतलब किसी भी सेट में जितना एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के संख्या को, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है, जितने अवयव होता है, अवयवों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं। और अगर सेट ए है तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, 3 आ गया। कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर सेट ए है तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ ए, और ए में देखो अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ए क्या हो गया, 5 हो गया। आ गया समझ में बच्चों? तो आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय पता करना है, इस सब में से कौन सा फाइनाइट सेट और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो क्या करेंगे हम लोग, सोचेंगे, देखेंगे कि अगर हम लोग उसका अवयवों की संख्या गिन पाएंगे तो फाइनाइट होगा, और अवयवों की संख्या नहीं गिन पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जैसे देखो वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में, एक वर्ष में कितने महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 12 महीना तो गिन लिए हम लोग, तो गिन लिए, तो ये कैसा हो गया तुम्हारा, फाइनाइट सेट हो गया। तो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, फाइनाइट सेट, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला हो गया तुम्हारा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। चलो लिख लेना परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट लिखो या परिमित समुच्चय लिखो, एक ही बात है। यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये तो चलते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये क्या है तुम्हारा, 1 2 3, ये क्या है तुम्हारा प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या पूरे लिख दिया, डॉट डॉट कहने का मतलब पूरे चलते ही जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये जो प्राकृतिक संख्या हो गया, ये हमारा गिन नहीं पाएंगे ना, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये अपरिमित समुच्चय हो गया, ये अपरिमित समुच्चय हो गया। अब देखो तीसरा, 1 2 3, और लास्ट वाला पता है हमको 99 100 तक गया, तो 1 से लेके 100 तक, तो इसको तो गिन लेंगे हम लोग। तो ये कैसा समुच्चय हो गया, ये फाइनाइट समुच्चय सेट हो गया, ये परिमित समुच्चय हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया, ये परिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा धन पूर्णांक 100 से बड़ा, 100 से बड़ा 101 102 103 104 105 चलते ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा धन पूर्णांक। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों की संख्या क्या होगी, तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसको गिन नहीं पाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया इनफाइनाइट सेट, ये हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट सेट, ये तुम्हारा इनफाइनाइट सेट है। और अब देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक, तो अभाज्य पूर्णांक कहां से शुरू होता है, 2 से, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये सब अभाज्य पूर्णांक है। तो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक तो गिन लेंगे हम लोग, है ना, गिनना, सब अभाज्य पूर्णांक लिख लो तो गिन लेंगे। तो ये 5 नंबर गिन लेंगे, तो ये कैसा सेट हो गया हमारा, फाइनाइट सेट हो गया। ये कैसा हो गया तुम्हारा, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो ये अभाज्य पूर्णांक क्या हो गया तुम्हारा, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक।
ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि कौन सा परिमित है और कौन सा परिमित नहीं है, अपरिमित है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 1.2 का है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है तथा कौन अपरिमित है। हमको बताना है कि इसमें से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। बोल रहा है एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष, तो देखो यहाँ क्या होता है, जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब इसके समानांतर कितना रेखा खींच सकते हैं, इसे खींचते रहो, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, कभी भी खत्म नहीं होगा। नीचे खींचते चले जाओ तो ये तो अनंत हो गया। ठीक है, तो ये हम खींचते जाएंगे तो गिन नहीं पाएंगे कितना खींच लिए। तो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट। ये वाला क्या हो गया, पहला क्या हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय हो गया। तो ये पहला वाला हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 है ना। तो ये भी तुम्हारा ये फाइनाइट समुच्चय गिन पाएंगे। तो ये क्या है तुम्हारा फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट हो गया। ये इनफाइनाइट सेट था तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा फाइनाइट सेट हो गया। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ते रहो, कभी खत्म होगा। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15 पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि 10 में खत्म आ जाता है, 5 10 50, ऐसा नहीं। 11 12 13 14 करते रहेंगे, भर जिंदगी करते रहे। चौथा देखो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान दो, ये तुमको लगेगा कि ये क्या है तुम्हारा इनफाइनाइट सेट है, मतलब पृथ्वी पर रहने वाला जानवर। देखो पृथ्वी पर रहने वाला आदमी को गिन सकते हो ना जी, जनगणना हो जाता है, जनगणना होता पता चल जाता है ना कितना आदमी है पृथ्वी पर। उसी तरह अगर जानवर गिनना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, बहुत मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं कि हम गिन नहीं पाएंगे। जितना जानवर है ना, तो जो जानवर है उसको हम लोग सबको गिन लेंगे, गिनती गिन सकते हैं जानवर को। ठीक है, मुश्किल है गिनना लेकिन गिना जा सकता है, इसीलिए ये क्या है तुम्हारा फाइनाइट सेट है। ये क्या है तुम्हारा फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। इसको इनफाइनाइट मत बोल देना, है ना। जानवर गिना जा सकता है। ठीक है, जानवर बोला है, जानवर। ठीक है, जिसको 4 पैर होते हैं उसको जानवर कहते हैं। तो जानवर बोला है तो जानवर गिना जा सकता है, इसीलिए ये क्या है तुम्हारा फाइनाइट सेट है। और देखो 5वां मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखो मूल बिंदु ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है मूल बिंदु। यहाँ से कितना वृत्त को पास करा सकते हैं, 1 वृत्त हो गया, 2 वृत्त हो गया, 3 वृत्त हो गया। जिंदगी भर बनाते रहो, वृत्त बनते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये वाला क्या है तुम्हारा इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है तुम्हारा इनफाइनाइट सेट है ना। तो इससे पार मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों का समुच्चय जो होगा ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, समझ में आ गया, तो आप लोग इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, लिखो। तो देखो अब है समतुल्य समुच्चय और समान समुच्चय। तो समतुल्य समुच्चय और समान समुच्चय के बारे में जानते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होता है। तो पहले देख लो समतुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, तो इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, कहता है कि 2 समुच्चय हमारे पास, 2 परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कहने का मतलब उसमें संख्या जो है अवयवों की संख्या निश्चित है। तो अगर 2 परिमित समुच्चय है और उसके अवयवों की संख्या अगर समान हो तो भाई उस दोनों समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, है ना। उस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय बोलते हैं। तो वही देखो यहाँ लिखे कि 2 परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाता है यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो तो उसको क्या बोल देंगे, समतुल्य समुच्चय बोल देंगे। ठीक है, इसे ए और ये समतुल्य का चिन्ह है, ए समतुल्य बी से सूचित करते हैं। अर्थात अगर नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी हो जाए, मतलब कार्डिनल नंबर ए, मतलब ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या, कार्डिनल नंबर ऑफ बी बराबर हो, तो दिस इंप्लाइज, तो दिस इंप्लाइज का मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज ए जो है वो बी के क्या है, समतुल्य है। मतलब ए इक्विवेलेंस है किसके, बी के। और ए और बी 2 सेट अगर इक्विवेलेंस है तो दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी। इसको पढ़ते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय। इधर से मतलब ए और बी में अवयवों की संख्या बराबर, तो ए समतुल्य हो जाएगा बी का, और ए समतुल्य है बी का, तो इसमें नंबर ऑफ ए मतलब ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो दोनों तरफ से जब कहते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय। ठीक है, तो चलो ये हो गया। तो एग्जाम्पल देख लो कि अगर ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5, ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5, और बी बराबर हमारे पास है, बी बराबर हमारे पास है ए ई आई ओ यू, ये है हमारे पास। तो देखो तो ए में अवयवों की संख्या 5 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ
ए बराबर 5 आ गया, और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बी बराबर भी क्या आ गया, 5 आ गया। तो ए और बी दोनों में अवयवों की संख्या बराबर आ गई, तो नंबर ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ बी। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, बी के इक्विवेलेंट है। तो समझ में आया समतुल्य समुच्चय क्या होता है। ए और बी दो समुच्चय को हम लोग समतुल्य समुच्चय बोलेंगे। कब बोलेंगे समतुल्य समुच्चय, जब ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या दोनों बराबर हो, तो ए और बी को हम लोग कहेंगे ये दोनों समतुल्य समुच्चय। समझ में आ गया बच्चों। तो ठीक है, इसको अब आप लोग लिखो। देखो अब समान समुच्चय, तो समान समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट्स। दो सेट्स को कब इक्वल बोलेंगे, बहुत साधारण सा बात है। समान समुच्चय मतलब ए का जितना जो जो अवयव ए में है वही वही अवयव अगर बी में हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वल सेट बोल देंगे। ठीक है, तो ए में जितने भी अवयव हैं वही सब अवयव अगर बी में भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। तो वही यहाँ पे है कि दो समुच्चय ए और बी को हम लोग समान समुच्चय कहलाता है कब, यदि ए का सभी अवयव बी में हो और बी का सभी अवयव ए में हो। तो ए का सभी अवयव बी में हो और बी का सभी अवयव ए में हो, एक ही बात हो गया ना। इसका मतलब ए और बी में जो है सेम अवयव है, सारे में सेम अवयव है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ए बराबर, तब ये समान अवयव कहला जाता है और इसको हम लोग ए बराबर बी से सूचित करते हैं। जैसे कि तुम देखो ए बराबर 1 2 3 4 5 यहाँ है, और यहाँ भी ए बराबर 2 4 1 3 5, खाली ना ऑर्डर इधर उधर है ना, कि देखो दो को पहले लिख दिए, एक को बाद में लिख दिए, ऐसे एक को बाद में लिख दिए, यही सब है। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट को। अवयव सब सेम है ना, इसमें भी वही अवयव है, इसमें भी वही अवयव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए बराबर बी हो जाएगा, ए बराबर बी आ जाएगा। तो अब मन में सवाल आता है कि सर अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे समतुल्य सेट, समतुल्य सेट, तो ये भी तो समतुल्य सेट है, बिल्कुल है ना। तो जितने भी बराबर सेट होते हैं, समान समुच्चय होते हैं, वो समतुल्य होते हैं। लेकिन समतुल्य है तो वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, समान हो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। ठीक है, तो इस बात को भी तुम चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, तो लिख लो यहाँ पर कि सभी समतुल्य समुच्चय, सभी समान समुच्चय समतुल्य होते हैं, सभी समान समुच्चय समतुल्य होते हैं, परंतु सभी समतुल्य समुच्चय समान हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, लिख लिए, सभी समतुल्य समुच्चय, सभी समान समुच्चय समतुल्य होते हैं, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान हो यह जरूरी नहीं है। समझ में आया बच्चों कि जितना भी समान समुच्चय तो ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या बराबर ही हो जाएगी, तो ए और बी दोनों क्या हो गया, समतुल्य हो गया। लेकिन समतुल्य है तो जरूरी नहीं है कि वो समान हो। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, तो लिख लो इसको। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। तो अब तेरे को देखना है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। तो पहला में देखो यहाँ पर ए में क्या है, ए बी सी डी, इसमें भी क्या है बी सी डी ए। तो देखो दोनों में सेम एलिमेंट है, ए है इसमें भी है, बी इसमें भी सी इसमें डी इसमें दोनों में जो ए का एलिमेंट है देखो बी में है, जो बी का एलिमेंट है ए में है, तो दोनों में एकदम सेम एलिमेंट है, हु बहु सेम है। तो हु बहु सेम है तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि ये जो है ए और बी दोनों बराबर है, ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ देखो तो क्या है तुम्हारे पास 4 8 12 16, यहाँ 4 8 16 18 12, देखो यहाँ 12 नहीं है ना। तो इसका मतलब ए और बी का सारा एलिमेंट हूबहू सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ए और बी जो हमारा है वो बराबर नहीं है। ए और बी जो है हमारा वो बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि ए और बी में सारा एलिमेंट हूबहू सेम नहीं है। चलो ठीक है, तीसरा में देखो क्या बोल रहा है, 2 4 6 8 10 ए में है, और बी में क्या एक्स सच दैट एक्स क्या है, सम धन पूर्णांक और 10 से छोटा। सम धन पूर्णांक तो हो गया 1 2 3 4 5 6, और सम हो गया 2 से भाग लग जाए जिसमें, तो 2 4 6 8 9 10 से छोटा या बराबर। तो अगर इसको अगर तुम देखेगा तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2, सम पूर्णांक हो जाएगा, धन पूर्णांक मतलब 0 से बड़ा, तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया। तो देखो दोनों सेम आ गया, ए और बी दोनों सेम आ गया। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, बराबर। ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा चौथा में देखो, चौथा में क्या कह रहा है कि ए एक्स संख्या 10 का गुणज है। अच्छा 10 का गुणज है मतलब ए का बराबर क्या हो गया, 10 का गुना मतलब 10 का पारा, 10 20 30 40 ऐसा आ गया, बढ़ते चला जाएगा। और इधर क्या है तुम्हारा 10 15, तो 15 आ गया। यहाँ तो देखो 15 नहीं है, इसका मतलब ए का एलिमेंट जो है वो बी में नहीं है, जो बी का एलिमेंट ए में नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि ए और बी जो है दोनों वो बराबर नहीं है। तो ये चौथा में ए और बी हमारा बराबर नहीं हुआ। आ गया समझ में। तो इसको चलो आप लोग उतार लो, ठीक है बच्चों, जल्दी से उतार लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म
समान है कारण सहित बताइए। यहाँ पे दो ना युग्म दिया हुआ, मतलब एक जोड़ा दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ है, बोलता है क्या ये सब बराबर है, कारण सहित बताइए। तो चलो देखो, तो यहाँ पर ए बराबर 2 3 यहाँ तो साफ दिख रहा है, और यहाँ बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स, बी में क्या एक्स है और एक्स क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, बराबर 0 का हल है, बराबर 0 का क्या है तुम्हारा हल है, ठीक है। अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, ये बराबर 0 का हल है, तो हल है तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, इसको ना हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना बराबर 0, तो इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ से इसको और इसको गुना किया तो 6 गुना एक्स स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले को ऐसा थोड़ा कि गुना करने पे 6x स्क्वायर आ जाए और बीच वाले को जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए, गुणनखंड 9वीं क्लास में हम लोग बनाए हैं। तो 3 दूनी 6, तो हम लोग 3 दूनी 6, 3 दू 5 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, x कॉमन x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन x प्लस 3 और बराबर 0 आ गया। अब देखो यहाँ से समझो, तो यहाँ से क्या आ गया, x का जो मान आया हमारा x प्लस 3 हो गया और x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से जो x का मान आ रहा है वो आ रहा है -2 -3। तो यहाँ से देखो तो b क्या आया, b जो समुच्च आया ये आया -2 -3, तो -2 -3 b का अवयव है -2 -3 और a का अवयव है 2 और 3, ठीक है। तो b का अवयव है -2 -3 और a का अवयव है 2 और 3, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से क्या हमको समझ में आ गया कि ये दोनों जो है तुम्हारा तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज a नॉट इक्वल टू b, क्यों, क्योंकि a और b का अवयव समान नहीं है, ठीक है, a और b बराबर नहीं है, क्योंकि a और b के अवयव एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पर देखो दूसरा में a x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो फॉलो का एक अक्षर है तो a कितना आ गया तुम्हारा, फॉलो का FOL, वो तो एक बार लिख के नहीं लिखेंगे, और W यहाँ से ये आ रहा है, और B यहाँ से देखो क्या आ रहा है y शब्द ऑल का एक अक्षर है, तो ये क्या है तुम्हारा WOLF, देखो दोनों सेम है ना। तो a और b के सभी अवयव समान है, सभी एक समान है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि a और b जो है हमारा वो क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ स्पष्टता a और b के सभी अवयव समान हैं, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि a और b दोनों बराबर है। तो यहाँ पर a और b बराबर है और यहाँ पर a और b बराबर नहीं है। आया समझ में बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, ठीक है। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो देखो क्या क्या है हमारे पास, ए है 1 2 4 8 12, तो चेक करो क्या 2 4 8 12 किसी के बराबर है, तो 2 4 8 12 2 4 8 12 तो नहीं, ए तो किसी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ए किसी के बराबर नहीं होगा। देखो बी में 1 2 3 4, सी में 4 8 12 14 नहीं है, डी में 1 2 3 4, हाँ सही है, तो बी और डी बराबर है। तो सोल्यूशन देखो पहला हमको मिल गया, पहला क्या मिला, बी और डी हमारा बराबर है, बी और डी हमारा क्या है, बराबर है, ठीक है, बी और डी हमारा बराबर है। चलो ठीक है, दूसरा और देखते हैं कहीं है, सी 4 8 12 16, तो किसी में 4 8 12 16 तो है नहीं, तो सी भी किसी के बराबर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ई -1 1 और जी में देखो 1 -1, तो ई और जी बराबर है, तो दूसरा क्या आ गया हमारा, ई और जी बराबर है, ई और जी बराबर है, तो ई और जी बराबर हो गया मेरा ये। और देखो एफ एच ये तो बराबर नहीं है, 0 अल्फा 0 1 है, तो बराबर नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो आया बी बराबर डी और ई बराबर जी। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का 6 नंबर, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी थ्योरी था वो भी पढ़ लिया और सारा का सारा सवाल भी हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे आपका जो भी दिक्कत है उसको दूर करने का। ठीक है बच्चों, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय।